हेलो जयपुर, 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 हेलो जयपुर। हेलो जयपुर 101.2 एफएम, मैं हूं पंकज आपके साथ। और आज की जो एक खास मुलाकात है वो बेहद खास है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे अगर बात करें, एक ऐसे अधिकारी जो कि अधिकारी होने के साथ साथ एक कलाकार भी हैं, ये फिटनेस फ्रिक भी हैं, एक माउंटेनियर भी हैं और साथ ही साथ सचिवालय कर्मचारी संघ के वर्ष 18-19 के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बड़ी कमाल की सी बातें होती हैं कई बार, और अक्सर एक कहावत हम सुनते हैं कि सबने मेरी सफलता देखी, पांव के छाले किसी ने ना देखे। लेकिन क्या होता है कि जब हम मंजिल दर मंजिल बढ़ते हैं, कदम दर कदम आगे बढ़ते जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक ऐसे पायदान पे जहां से हम हमारा जिक्र करते हैं। तो आइए चलिए करते हैं बातचीत उनके जीवन पे और किस तरह एक अधिकारी रहते हुए भी उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और पैशन के साथ साथ उन्होंने इस मुकाम को भी हासिल किया। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं सबसे पहले 101.2 हेलो जयपुर का, और साथ ही साथ मेरे को होस्ट जो हैं उनका, कि वो भी मेरे नाम राशि है पंकज, और मेरा भी नाम पंकज है। बिल्कुल पंकज कुमार जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं हमारे सुनने वालों को कि किस तरह की ये जर्नी रही, किस तरीके से आप अपनी जो एक सफर है इसको देखते हैं। देखिए पंकज जी, मैं आपको और मेरे जो भी सुनने वाले हैं उन सभी को, काफी जो मेरे परिचित हैं वो भी मेरे बारे में जानते हैं कि बचपन से मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और आज जिस मुकाम पर हम हैं, हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति की जिंदगी में स्ट्रगल आता है, और वो हमेशा इस तरह से आता है कि बचपन से जो आप सोचते हैं, सपने सजोते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत करते हैं तो आप उस मुकाम को पा भी लेते हैं। और वही मेहनत हमने की और आज हम इस मुकाम पर हैं। बचपन देखें तो अगर मैं बचपन की बात करूं तो मैं घर में सबसे छोटा रहा हूं। बीच में मेरे 3 बहनें रही है, बड़ी मेरी, उनसे बड़े मेरे भैया थे जो कि अनफॉर्चुनेटली जब 22 साल के थे और मैं 9 साल का था तब वो एक्सपायर हो गए। हमारे लिए बहुत दुखद पल था ये, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं भैया के बहुत क्लोज था। मीनवाइल जिंदगी चलती रही, हम भी अपने सपने सजोते रहे। बचपन से ही सपने थे, ख्वाब थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उन सपनों के लिए हमारे पास कुछ भी चीजें नहीं थी, क्योंकि हमने जो फादर थे वो एलडीसी थे और धीरे धीरे वो ऑफिसर बने। हमने वो सब पल देखे, लेकिन वो गरीबी के जो समय था हमारा, वो हमने देखा कि एक पंखे में हमने किस तरह से पूरी जिंदगी गुजारी है। लेकिन हमने सोचा था कि नहीं, पापा के सपनों को पूरा करेंगे, बहुत कुछ काम करना है। धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा, सब कुछ अच्छा होता रहा। मैंने 12th की साइंस से, बायो से, उसके बाद में फार्मेसी में टॉपर रहा। ऑल राजस्थान के अंदर मेरी 22वीं रैंक थी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मुझे मिला था, जहां से मैंने पीएसटीआई से फार्मेसी की। मीनवाइल सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से पापा की डेथ हो गई। हमारे लिए बहुत दुखद पल था ये कि पापा 55 साल की उम्र में चले गए। अचानक से सचिवालय में मुझे नौकरी करनी पड़ी। 1 अगस्त 2002 को मैंने सचिवालय में नौकरी ज्वाइन की। धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगा कि चलो साल भर हुआ है, पेंशन वेंशन सब चालू हुई है। उसी दरमियान एक ऐसा हादसा हुआ जो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हादसा था। मेरी बड़ी सिस्टर जो कि एडवोकेट थी, उनको ससुराल वालों ने जहर देके मार दिया। ये बहुत हमारे लिए, यानी कि पापा के जाने के बाद तो हमने घर को संभाला, लेकिन उस बहन से मेरा बहुत बचपन का बहुत अच्छा वो रिलेशन रहा, क्योंकि हम दोनों बहुत क्लोज थे, क्योंकि वो मुझसे जस्ट बड़ी थी और बचपन में स्कूल जाने से लेकर के हर जगह हम लोग खूब मस्ती करते थे, तो उससे जो दिल का लगाव था वो बहुत अच्छा था। उसकी डेथ के बाद हम बहुत ज्यादा बिखरे, बहुत ज्यादा टूटे, हमने केस भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। आज उनका जो बेटा है यश राज, जो कि आज सेंट जेवियर्स में पढ़ रहा है, 21 साल का हो चुका है। 5 साल मैंने उसका केस लड़ा है कोर्ट में और आज वो बच्चा हमारे साथ है। दुनिया को लगता है कि हमारे पास जो हंसता हुआ एक चेहरा है, मुस्कुराता हुआ एक चेहरा है, सबको वही चीज दिखती है। जैसा आपने भी कहा कि सबको मंजिल दिखती है, पांव के वो छाले नहीं दिखते, तो बिल्कुल सटीक बात है। सबको लगता है कि मंजिल बहुत आसान होती है, ठीक है, लेकिन उसको पाने के लिए कितनी, क्योंकि मैं एक माउंटेनियर हूं तो हमें पता है कि पहाड़ की चोटी पे जाके तिरंगा लहराना बहुत आसान दिखता है सबको, लेकिन जो हमने हर्डल्स उस बीच में पाए हैं वो कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जिस तरह की आपकी जर्नी रही हो, जिस तरीके के आपका सफर रहा हो, उससे सीखने को बहुत कुछ मिले। और इस समय जो युवा सुन रहे हैं या हमारे श्रोता सुन रहे हैं, वो आपकी जो ये जर्नी है ये जानेंगे जब ये समझेंगे कि किस तरह से आपने किस किस क्षेत्र में कार्य किया और किस तरीके से ये जो अभी आपने आखिरी में बात कही कि उस चोटी पे चढ़ के तिरंगा लहराना एक अपने आप में फख्र गर्व की बात होती है, किस तरीके का वो सफर रहा, किस तरीके से आप उस मंजिल की ओर बढ़े?
देखिए पंकज के बचपन से ही सपने बहुत बड़े देखे, क्योंकि बचपन से मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी और मेरे को एक चीज पता थी, मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो आप 1 रुपए अपने खाने पे खर्च कीजिए और 1 रुपए आप साहित्य पे खर्च कीजिए, क्योंकि खाना तो आपको जिंदगी देगा, लेकिन जो साहित्य है वो आपको जिंदगी जीने का मुकाम देगा कि आपको किस तरह से जिंदगी को जीना चाहिए। तो बस वही चीज मेरी बचपन से रही और मेरी पर्सनल लाइब्रेरी भी है घर पे, जिसमें कि मेरी सारी मोटिवेशनल बुक है। आज मैं जिस मुकाम पे बैठा हूं वो सिर्फ उन्हीं लोगों की यादगार और जो उन्होंने लिख करके दिया कि हमको कैसे करना चाहिए। एक तो आप ठोकर खा के ठाकर बने और आप एक बिना ठोकर खाए आपको पता चले कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो वो चीज आपको सिखाती है आपका साहित्य, आपकी किताबें, आपके मोटिवेशनल बुक्स। वही चीज को मैंने फॉलो किया। बचपन से सपने बहुत बड़े रहे, सपने देखता था कि नहीं मुझे हीरो बनना है, हीरो बनना है, हीरो बनना है। लेकिन मैं बता दूं कि 8th क्लास तक मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता था। उसके साथ साथ मेरी ये स्थिति थी कि 10th क्लास के अंदर मेरी प्रिंसिपल ने मुझे खुद ने कहा कि ना तो इसकी हाइट बढ़ेगी और ना ही ये कुछ कर पाएगा, क्योंकि मेरी हाइट मात्र 4 फीट 6 इंच थी 10th क्लास में और मैं मात्र 35 से 40 किलो का एक सिंपल सा एक, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल पतला दुबला सा एक लड़का हुआ करता था। लेकिन उसी समय हमने ठान लिया था कि नहीं कुछ करके दिखाना है। 1997 जब 12th में आया तब से हमने जिम ज्वाइन की और उसके बाद का सफर ऐसा चला, कहते हैं ना कि जिनकी मंजिलें उनको पता हो, रास्ते कैसे भी हों वो परवाह नहीं करते। तो हमने भी वही सब चीजें की। 97 में जब बॉडी बनाना शुरू किया, उसके बाद हमने 2009 में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला, मिस्टर जयपुर रहा, 2010 में मिस्टर जयपुर रहा, 2010 में ही मैं मिस्टर राजस्थान खेल के आया बालोतरा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता ये सब चीजें कैसे हुई, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत करते जाइए, मंजिल आपको अपने आप मिलेगी। उसी बीच ये सपने थे कि बचपन से कि नहीं हीरो बनूंगा, एक्टर बनूंगा। धीरे धीरे चलता रहा, कारवां चलता रहा, डांस सीखा, एक्टिंग सीखी, सब चीज किया, थिएटर किया हमने। थिएटर भी हमने 99 से लेकर के 2006 तक हमने थिएटर किया। उसी बीच कुछ एल्बम मिले, वो हमने एल्बम शुरू किए। उस समय तक कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था कैमरे के सामने, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपने आप को और रवां किया। आज स्थिति यह है कि मैं दूरदर्शन के सीरियल्स कर चुका हूं, दूरदर्शन पे प्रोग्राम्स कर चुका हूं, जयपुर दूरदर्शन प्रोग्राम्स कर चुका हूं, बहुत सारे अनगिनत चैनल्स पे मैं काम कर चुका हूं। मेरा एल्बम रिलीज हो चुका है तारा चुनरी, पूरे राजस्थान के अंदर उसकी धूम मची हुई है। इस तरह से धीरे धीरे सब चीजें होती गई। क्या होता है कि जैसा आपने भी कहा कि जिनको अपनी मंजिल का पता होता है वो सफर की परवाह नहीं करते हैं, और जिस तरीके से आपने 2 बातें आपकी बातचीत के दौरान निकली कि एक तो साहित्य बहुत जरूरी है, पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना आप बढ़ेंगे, और दूसरा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी फिटनेस ही आपको आगे लेके जाएगी। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं कि युवा जो हैं बहुत सारे आजकल बहुत जल्दी भागने की दौड़ में है, कि मतलब जल्दी भागना है। जो बेसिक नीड होती है, जैसे आपके सफर की अगर हम एक बाइफिकेशन करें, देखें तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप है। फिटनेस पे भी ध्यान है, एजुकेशन भी है, टीचिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, ईच एंड एवरीथिंग अपने अपने जगह पे है। तो किस तरीके से जो भी युवा सुन रहे हैं या जो मंजिल को उस पैनी नजर से देखते हैं कि बस फट से दौड़ के पहुंच जाना है, जैसे तीर कमान से निकला और सीधा निशाने पे पहुंचा, लेकिन वो तीर जो चलाने वाला है, वो कमान पकड़ने की कला और तीर चलाने का और निशाना साधने की जो साधकता है, कला है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए पंकज, मैं आज के युवाओं से थोड़ा सा खुश भी हूं, नाखुश भी हूं। केवल नाखुश इसलिए कि वो हर चीज एकदम फ्रक्शन में चाहते हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि उन्होंने टीवी में देखा कि ऋतिक रोशन बॉडी बना के आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर मेरे मेंटोर रहे हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ बॉडी बिल्डिंग लाइन में। मैंने उनका एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा। वो एक लक्कड़हारे का बेटा था, 6-6 घंटे मेहनत करता था, उसके बाद 3-3 घंटे जिम जाया करता था। वो खुद बताते हैं कि 11 साल में जाकर के मेरी बॉडी बनी। जब संजय दत्त, यलगार फिल्म आई थी संजय दत्त की, जब उनका इंटरव्यू आया था कि आपके जैसे जो बॉडी है वो किसी की नहीं है अभी बॉलीवुड में, तब उन्होंने कहा था मुझे 9 साल लगे। मैंने प्यार किया, मैं सलमान को देखा था, जब जुड़वा में सलमान को देखा गया तो सलमान खान ने कहा इस चीज के लिए मैंने 9 साल दिए हैं। तो आजकल के जो युवा हैं वो ये सोचते हैं कि हम चाहे स्टेरॉइड ले लें, कुछ भी ले लें इस तरह की और हार्मफुल दवाइयां, बस हमें तो रिसेंटली बस तुरंत ही। तो देखिए, तुरंत कुछ नहीं होता है। अगर आपको कहीं भी जाना है, किसी मुकाम पे जाना है, मैं एक बार फिर से वही कहूंगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए तो हो ही रहा है आजकल, एटीएम तक उखाड़ के लेके जा रहे हैं लोग, तो वो चीज नहीं चाहिए। वो आपकी इज्जत नहीं बढ़ाएगी। आपकी इज्जत मान कब बढ़ेगा? जब आप उस चीज को समय देंगे। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे करने से, रोज करने से वो चीज में आप इतनी महारत हासिल कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 2009-10 में जब मैंने मिस्टर जयपुर और वो खेला, उसके बाद रिसेंटली
कैन यू बिलीव कि 40+, मैं अभी 43 का हूं और 40+ मास्टर्स में ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल के आया हूं। वो किस लिए पॉसिबल है? एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जो आपको इंस्टेंट। आप लोग देखते हैं धीरूभाई अंबानी, अरे धीरूभाई अंबानी को पढ़िए। आप देखते हैं कामट, मैंने पढ़ा है, कामट को पढ़िए, कैसे इडली की एक दुकान लगाया करता था और आज कामट के रेस्टोरेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप पढ़िए, हेनरी फोर्ड को पढ़िए, आप अच्छे आप छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति को पढ़िए। आप चाहे तो शाहरुख खान को, आप शाहरुख खान देख रहे हैं, शाहरुख खान का स्ट्रगल पढ़िए। मैं युवाओं को तो खासतौर से यही कहना चाहता हूं कि जब तक वो किसी को मेंटर नहीं बनाएंगे, जो भी सफल लोग हैं उनकी जीवनी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी सफल व्यक्ति, चाहे आज मैं ही क्यों ना हूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धीरे धीरे अभी आगे और चर्चा चलेगी तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा कि हमने और क्या क्या किया, लेकिन हमने वो एक दिन में नहीं किया। जब बच्चा पैदा होता है, मैं सभी से कहता हूं, वो भी 9 महीने लेता है। अनमैच्योर बेबी कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। हर चीज का एक समय निश्चित है। समय जो 24 घंटे चल रहा है, सुबह 8 घंटे बाद आनी है तो वही आनी है, 8 घंटे की रात होनी है तो वही होना है, शाम जो आनी है 4 घंटे की तो वही होनी है। उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, वो समय निश्चित है बिल्कुल। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। आप ये देखिए कि एक वृक्ष है, आप उस वृक्ष को देखिए जो सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप वगैरह सब कुछ सहता है, लेकिन अंततोगत्वा वो आपको फल देता है। उसने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। इसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में कितने भी हर्डल्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, आप केवल उस ऊपर वाले पे फेथ रखिए जिसने आपको पैदा किया है, ठीक है, जो इस जमीन पर आपको लेकर के आया। हर व्यक्ति सपने देखता है, सपने पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं। मैं जो एक चॉकलेट खाने के लिए तरसता था, चॉकलेट का एक टुकड़ा सोचिए, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि कब वो छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा हमें मिलेगा। और आज हम इतना वो हैं कि हम चॉकलेट्स का अंबार लगा सकते हैं। एक दिन में नहीं हुआ ना पंकज, एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। धीरे धीरे मेहनत कीजिए, हर चीज आपको वो मिलेगी। क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, आप साहित्य पढ़ते हैं, तो वो आपको वो चीज बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, आज धीरूभाई अंबानी ने जो सपना देखा था, हर हाथ में मोबाइल दूंगा, सब लोगों ने सपने देखे। अजीम प्रेम जी ने उस समय में सपना देखा था कि हम कंप्यूटर में मास्टरी कर लेंगे, और आज हर घर में नहीं, आपके मोबाइल में कंप्यूटर है, सब कुछ आपके मोबाइल में उपलब्ध है। एक दिन में नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत जरूरी है जर्नी को जानना, उस सफर को जानना, क्योंकि एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बहुत शॉर्ट टर्म वाली जो सफलताएं होती हैं वो शॉर्ट टर्म की ही होती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चलना है तो आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। चर्चा जारी रहेगी, बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेशनल, पंकज कुमार जी के साथ, कि आगे बात करेंगे कि किस तरीके से वो एक संघ के अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ जिस तरीके से एक ऊर्जावान युवा होता है उसी तरीके से आज भी ये एक ऊर्जावान युवा है, और किस तरीके से ये शाइन कर रहे हैं। कोई व्यक्तित्व, किसी की पर्सनालिटी आपको होप दे के जाती है, उसकी जो चमक होती है, जिसकी शाइन होती है, उससे हम इंस्पायर होते हैं, उनसे हम सीखते बहुत है। तो ऐसी ही चर्चा और बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अगली आवाज सूरज जगन की फ्रॉम द मूवी 3 इडियट्स। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा, बीटा, गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया,
जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो ना 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 give me some sunshine give me some rain give me another chance I wanna grow up once again give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 हेलो जयपुर 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 101.2 एफएम और खास प्रोग्राम एक मुलाकात साथ हैं हमारे पंकज कुमार और सर आप सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी रहे कैसा रहा वो अनुभव क्योंकि आंखों में वो सपना लड़कपन और वो आगे बढ़ने का जज्बा और साथ ही साथ एक ऐसा पद भी जिसकी जिम्मेदारी मौलिक देखिए पंकज एक्चुअली सचिवालय में अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ा जो सपना होता है वो बहुत बड़ा सपना होता है क्योंकि सचिवालय का अध्यक्ष सीएम के साथ चेयर शेयर करता है तो वो हमारे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल था हमने 2002 से मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और मैंने देखा कि हर व्यक्ति अध्यक्ष बनता है हमने स्टार्टिंग से हम देखते रहे महेश व्यास जी बहुत बड़े बड़े नाम आए इसी बीच में हमारे जो धीरज गुप्ता जी थे वो भी अध्यक्ष बने शिवजी राम जाट जी इन सबको देख करके हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता था कि यार सीएम के साथ बैठते हैं क्या बातें करते हैं पता नहीं और इतने काम भी करवाते हैं सभी लोग तो एक जज्बा था कि नहीं हम भी एक बार अध्यक्ष तो बने हमने अपनी टीम तैयार की धीरे धीरे हम उस मुकाम पे चल पड़े लेकिन हुआ ये कि हमारा किसी ने साथ नहीं दिया सिर्फ साथ दिया तो हमारे कर्मचारी साथियों ने पहली बार 2010 में एक ऐसा अध्यक्ष बना जो विदाउट गॉडफादर बना जिसके साथ कोई गॉडफादर नहीं था वो जो जीत थी वो मेरी जीत नहीं थी वो सिर्फ कर्मचारी साथियों की जीत थी क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू हुआ था तो सबसे पहली बात मैंने कही थी कि आज पहली बार कर्मचारी साथी की जीत हुई है मेरे पीछे कोई भी नेता नहीं खड़ा है तो ये अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल था हमारे लिए उस वर्ष हमने ये 18-19 की बात है 18-19 के अंदर हमने बहुत जबरदस्त वाले काम किए और वो केवल किस लिए किए क्योंकि जो चीजें पॉसिबल नहीं थी वो सब चीजों को हमने पॉसिबल करके दिखाया और वो केवल एक ही बात थी कि एक जज्बा था और जो साथी थे हमारे उनका हमारे को बहुत अच्छा साथ मिला इसलिए हम ये सब चीजें कर पाए हमने वो सब चीजें जिसके लिए कि लोग कहा करते थे कि पॉसिबल नहीं है जैसे हमने जिम खोला हमने यहाँ का जो कैंटीन थी 52 ईयर्स से चल रही थी उसका हमने टेंडर करवाया हमने बहुत अच्छे वाले प्राइस दिए सबकी फोटोग्राफ्स लगाई यानी पर्टिकुलर जिसको जो चाहिए हमने वो दिया उसके अलावा हमने 15 अगस्त पे हमने खाने की व्यवस्था कराई जो कि सभी लोग आते हैं प्रोग्राम्स देखने के लिए आते हैं वो सब भूखे पेट चले जाते हैं सिर्फ 2 लड्डू मिलते हैं उनको तो वो चीज के लिए भी हमने बजट बढ़वाया जो कि पहली बार बढ़ा बजट भी इस तरह से यानी कि इस काम के लिए तो कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत इंस्पिरेशनल थी जैसे कि सीनियरिटी लिस्ट जारी कराना एक
एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि उसका प्रमोशन टाइम से हो जाए, ठीक है, डीपीसी टाइम से हो जाए। तो वो चीज भी हमने की कि नहीं, 1 अप्रैल को सीनियरिटी लिस्ट जारी होगी, हमने 1 अप्रैल को सीनियरिटी लिस्ट जारी कराई। हमने जुलाई तक सारे जो भी प्रमोशनल डीपीसीज होती है वो सारी कंप्लीट करवाई। तो वो सारी जो जज्बा था वो कुछ काम करने का, दिखाने का, तो वो हमने वो सब चीजें करके दी कि भाई जिससे कि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं वो खुश हो सके और उनको बहुत अच्छे काम मिल सके। किस तरीके से, जैसे अभी भी आपकी बातें सुन रहे हैं तो एक ऊर्जा का संचार होता है। क्या होता है कि व्यक्तित्व की पहचान उसकी बातों से हो जाती है, और जिस तरीके से आपकी एनर्जी है, जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक जोश दिख रहा है अभी भी। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हाल ही में आपने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में भी 2022-23 में बेस्ट फिजिक 40+ मास्टर्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो ये कैसा एक जुनून है, कैसा एक जज्बा है कि आज के समय में जहां पे अनगिनत बहाने हैं और एक तरफ वो सफर है। एक बहुत अच्छी बात, हम सभी के पास 24 घंटे है, हमें सिर्फ अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है। मेरी प्रायोरिटी कभी भी मेरा मोबाइल नहीं रहा, मेरी प्रायोरिटी कभी भी गॉसिप्स नहीं रहे, मेरी प्रायोरिटी कभी भी थड़ी पे बैठ करके चाय पीना नहीं रहा कि मैं गॉसिप्स करूं किसी और के बारे में। मेरी प्रायोरिटी हमेशा रही केवल एक कि मैं अपने आप को आज से और बेहतर कैसे बना सकता हूं। उसी का ये सिला मिला मुझे कि ये जो कंपटीशन था इसका पता भी हमें बहुत लास्ट मोमेंट पे चला कि ये कंपटीशन हो रहा है इस तरह से। आप मानेंगे नहीं, 25 डेज में हमने पूरी की पूरी मेहनत कर डाली। 25 डेज हमने खाना नहीं खाया, ठीक है ना, केवल प्रोटीन डाइट पे रहे, ये सब चीज की। आपको पता है जब बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं तो लास्ट में पानी भी छोड़ना पड़ता है, नमक भी छोड़ना पड़ता है। वो सारे ये सब चीज क्या है, ये आपके मेंटल लेवल को बहुत हाई करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें करने को हर इंसान कर सकता है, लेकिन आपका मेंटल लेवल कितना स्ट्रांग है, भाई आपको 2 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, आप कैसे सर्वाइव करेंगे, वो है मेंटल लेवल। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज नहीं दिख रही, हमें दिख रहा है कि हम स्टेज पे पार्टिसिपेट करेंगे, हम स्टेज पे खड़ेंगे। जब हम खड़े होंगे तो कम से कम हमारी बॉडी ऐसी हो कि हम कम से कम 2, 5, 10 के अंदर तो दिखें। ऐसा ना हो कि हम गए, हाँ भाई खेलना है, ठीक है, खेलने को पार्टिसिपेट तो कोई भी कर सकता है, पार्टिसिपेशन तो वो व्यक्ति भी कर सकता है। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि पिताजी के पास बेटा आया और बेटा बोला कि पापा आज मैं दौड़ में सेकंड आया हूँ। पिताजी बहुत खुश हुए, बोले बेटा कितने लोग दौड़ रहे थे? पापा बोले 2 ही दौड़ रहे थे। तो बात तो वो भी है, पार्टिसिपेशन तो उसका भी था, सेकंड प्लेस वो भी आया, लेकिन आप कितने में आए, सबसे अहम चीज ये है। अगर आपको कोई भी मुकाम हासिल करना है, यहाँ पर जो बॉडी बिल्डिंग है या बेस्ट फिजिक टूर्नामेंट है या कोई भी टूर्नामेंट है, मैं आपको बताता हूँ एक खिलाड़ी का जो पैशन लेवल है वो इस स्तर का होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ, केवल वो अपना 100% वहां पर देता है। और अगर आप 100% अपना देते हैं तो आपको अपने आप से सेटिस्फाई होना होता है, ना कि दुनिया से। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है कोई बात नहीं। एक बार वो मकड़ी की कहानी आपने भी सुनी होगी कि मकड़ी एक बार गिरती है, 2 बार गिरती है, या आपने किसी भी अच्छे से अच्छे प्लेयर के बारे में सुना होगा, 1 बार डिफीट खाया, 2 बार डिफीट खाया, लेकिन तीसरी बार उसने ओलंपिक में गोल्ड ले लिया। तो ये चीजें एक दिन में नहीं होती। मैं फिर से वही कह रहा हूँ युवाओं को, आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी जितनी भी चीजें हैं, आपके जितने भी गोल्स हैं वो आपको सेट करने पड़ेंगे। मैं अपने गोल हर साल सेट करता हूं। मेरे जो बड़े गोल्स हैं वो पहले से सेट हैं कि मुझे लाइफ में कहां जाना है, इसके प्रति मैं अपना रेगुलर वर्क करता हूं, रेगुलर एक्सरसाइज करता हूं, अपना ऑफिस मेंटेन करता हूं, अपनी जो भी हॉबीज है। देखिए सैटरडे संडे की ऑफ होता है ऑफिस में, वो चीज सबको मिलती है। लोग कहते हैं इतना काम कैसे करते हैं, मैं सैटरडे संडे शूट करता हूँ। मैं जो भी जहां भी शूट करने जाता हूं मैं उनके पास एक ही शर्त रखता हूं कि सर मेरे पास सैटरडे संडे रहेगा, आप जब भी मुझे शूट पे बुलाएं सैटरडे संडे बुलाइए। उस सैटरडे संडे मैं भी गॉसिप कर सकता हूँ, मैं भी मोबाइल पे बैठ सकता हूँ, मैं भी मूवीज बैठ के देख सकता हूँ, मैं भी ऐसे यार दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ जिनके साथ घूमने से मुझे कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं फिर से एक चीज कह रहा हूँ, सलाम दुनिया उसी को करती है जो कुछ काम करते हैं। बिल्कुल, सलाम दुनिया उसी को करती है जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ मुकाम हासिल करते हैं और अपने सपनों को नहीं छोड़ते हैं। तो सपनों की बात की जाए, आपने भी अपना पैशन फॉलो किया, साथ ही साथ आप एक अधिकारी भी रहे, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं 19 वर्ष की उम्र में आपकी नौकरी लग गई, जॉब लग गई। तो किस तरीके से ये एक सफर रहा, ये संतुलन बेहद जरूरी है जीवन में। ये मैं चाहूंगा कि आप इसको हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको बिल्कुल जरूर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हमारे जीवन में बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं चीजों को, और वो बैलेंस नहीं करवाने की वजह से कई बार चीजें खराब हो जाती हैं, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफाइल हो, पैशन हो, अपना जॉब हो। किस तरीके से एक अधिकारी और एक साथ ही साथ एक कलाकार दोनों परस्पर एक साथ चले? देखिए पंकज, ये सबसे मेन चीज है कि आपका पैशन आपको कहाँ लेके जाता है। मेरा पैशन रहा है एक्टिंग करना,
उसके लिए मैंने थिएटर किया। मैं बहुत छोटी उम्र में यहाँ पर आया नौकरी में। उस समय में 10 से 5 की जॉब हुआ करती थी और सबसे जो अहम बात थी कि सैटरडे ऑफ नहीं होता था, केवल संडे का ऑफ हुआ करता था। उस समय मेरी सैलरी बहुत कम होती थी, इतनी कि मुझे लोग कहते थे कि पंकज ये सब चीज़ें बंद करो, लेकिन फादर की जो सैलरी थी और मेरी सैलरी में ये मान लीजिए कि मेरी सैलरी 1/4 भी नहीं थी उनकी। तो मुझे हमेशा यही कहा जाता था, पंकज अपने शौक खत्म करो, अपनी ये चीज़ें खत्म करो, कपड़े ऐसे पहनना शुरू करो, घर का केबल कटवा दो। ये मेरे जो ऊपर अधिकारी थे उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे फादर इतने बड़े ऑफिसर थे तो तुमको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मैंने कहा सर मैं मेहनत कर लूंगा, लेकिन जो पापा छोड़ गए उसको मैं कम नहीं होने दूंगा। आप मानेंगे मैं सुबह सुबह खुद की एक्सरसाइज करता था। उसके बाद 5 बजे मैं जाता था, एक जिम थी वहां पर मैं ट्रेनर था, तो वहां पर मैं ट्रेनिंग दिया करता था, वहां से मुझे 5,000 रुपए मिला करते थे। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि देखिए आपको कहाँ पहुंचना है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, वो सब चीजें डिसाइड करने वाले आप स्वयं हैं। कोई दूसरा आपकी जिंदगी को अगर चला रहा है, अगर दूसरे कुछ कहते हैं और आप उसको मान रहे हैं, इसका मतलब कि कोई और आपकी जिंदगी को चला रहा है। मैंने अपनी जिंदगी की बागडोर कभी किसी के हाथ में नहीं दी। सेम उसी तरह से कि आपने सिकंदर महान को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। सिकंदर महान हमेशा एक बात कहते थे कि जब वो इंडिया आए तो उन्होंने बोला कि घोड़ा मंगाया उन्होंने, तो उनके पास हाथी लाए गए। बोले साहब घोड़ा तो छोटा जानवर है, आप हाथी पे सवारी कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाथी कौन चलाएगा, उसकी लगाम किसके है? बोले साहब वो तो महावत चलाएगा। बोले नहीं, मैं आज जिंदगी में कभी हाथी पर नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठूंगा? कि जिस सवारी की लगाम ही मेरे पास नहीं होगी तो मैं उसको क्या चलाऊं या उस पर क्या सवारी करूं। तो मेन चीज वही है। इसी तरह से अगर आप अपनी जिंदगी की जो लगाम है, आप कहां जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अगर वो किसी और के हाथ में होगी तो आप मान के चलिए आपकी जिंदगी व्यर्थ है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिवाय एक नौकरी के और एक नौकर बनने के कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे अहम चीज यही है कि आपकी जिंदगी की लगाम आपके पास होनी चाहिए। आप आज जो हैं आप उससे बेहतर कैसे कर सकते हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ना कि किसी और को। इसीलिए बस हम इस मुकाम तक पहुंचे और डे बाय डे हम राइज करते गए। उसके बाद गोल्ड जिम में मैं यहाँ पर ट्रेनर रहा, एडिक्शन जिम में ट्रेनर रहा। मैंने खुद का एक पार्ट टाइम जिम खोला जिसमें कि ट्रेनर रखता था मैं, और शाम को 5:30 बजे फ्री होकर के फिर मैं अपना जिम चलाता था। वो सब काम भी मैंने किए। केवल किस लिए? क्योंकि मुझे वो जो लाइफ थी उससे थोड़ा बेटरमेंट चाहिए था, और बेटरमेंट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक सैलरी से कुछ नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ना तो सरकार को कोई नुकसान हो, लेकिन आप अपना ग्रो आगे कर सकें। और इस मुकाम पर आने तक के लिए वो सब चीजों ने मुझे इतना इंस्पायर किया। ये सब चीजें जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन हम बहुत कुछ करते थे। तो वो सब चीजें सभी लोग कर सकते हैं, बनिस्बत केवल एक बात है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्लियर हो, गोल क्लियर हो, आपको जीवन में जाना किधर है, ये जो सपने होते हैं ये क्लियर हो। क्योंकि क्या होता है, सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें धरातल पे लाना और हकीकत के साथ चले रहना ये बहुत जरूरी है। और इसमें आपका साथ हमेशा देते हैं आपके मेंटर या जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं वो लोग। तो किस तरीके से आपकी जिंदगी में जो मेंटर रहे या आपके प्रभावित जिन लोगों ने किया, किस तरीके से आपको इंस्पायर किया और उनसे किस तरीके से आप सीखते गए और आगे बढ़ते गए? देखिए मैं सबसे पहले तो अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ कि सबसे बड़े मेंटोर मेरे वो ही रहे हैं बचपन से। आज भी जब भी मैं किसी से भी कोई भी चर्चा करता हूँ तो मैं हर वक्त पापा के बारे में बताता हूँ कि मेरे फादर मुझे ऐसा कहा करते थे, पापा की ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी। पापा ने एक जो सबसे बेहतरीन जो चीज मुझे सिखाई वो ये सिखाई थी कि पंकज हाथी बन के रहो। हाथी बन के जब हाथी गली से गुजरता है तो गली के कुत्ते आते हैं और भौंकते हैं क्योंकि उनको वो अजीब दिखता है, लेकिन हाथी कभी रिएक्ट नहीं करता है। अगर आपने भी कभी हाथी को सड़क पे चलते हुए देखा होगा तो वो कभी रिएक्ट नहीं करता है, वो अपने चल देता है। कुत्तों की एक सीमा होती है भौंकने की, वो भौंक करके वापस आ जाते हैं। हाथी फिर मदमस्त चलता है। पापा ने हमेशा मुझे एक ही चीज सिखाई, दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, आपको सिर्फ अपनी मंजिल पता होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना और आपको क्या करना है। बस वो इंस्पिरेशन लेकर के मैं आज तक चला। वो कहते हैं ना, आपने भी अगर कहानी सुनी हो कि वो बहरा मेंढक वाली, कि सारे मेंढक चिल्लाते हैं नीचे खींचते हैं लेकिन वो बहरा मेंढक उस कुएं को पार कर जाता है। तो सेम उसी तरह से मैं भी बिल्कुल बहरा रहा। मुझे भी लोगों ने बहुत कहा ये तू नहीं कर पाएगा। सचिवालय का अध्यक्ष के लिए तो ये हो गया था कि पंकज अगले 10 साल तक सचिवालय का अध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन हम लोग बहरे हो गए। आज लोगों ने ये कहा, बोले एक्टिंग, बोले शक्ल देखिए अपनी। मुझे पता है आज तक मैंने क्या क्या नीच झेला है। बोले पोर्टफोलियो खिंचाइए, ये करवाइए, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं। पंकज आपकी अगर मंजिल निश्चित है और आप अगर डे बाय डे, वही मैं कह रहा हूं, एक दिन में कुछ नहीं होता, आप अपने आप को तराशते जाइए, आप अपने आप को तराशते जाइए, मंजिल अपने आप आपको मिल जाएगी।
तो वो जो मेंटर है उसके अंदर मेरे फादर, मेरी मदर आज भी मेरे साथ हैं, और हर चीज में, जैसा आज मैं माँ का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, माँ हर चीज में मुझे इंस्पायर करती है, इतना इंस्पायर करती है माँ मुझे कि हर चीज में कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं बेटा ये नहीं करना। मैंने बिजनेस भी बहुत किए, उनमें मैंने पैसा भी बहुत डाला, खूब वेस्ट भी हुआ, लेकिन हमेशा माँ ने एक ही बात बोली, कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, वो मेरे मेंटर रहे हैं। मैं विवेकानंद को बहुत पढ़ता हूँ। उसके साथ साथ मैंने बताया बॉडी बिल्डिंग में मेरे पास एनसाइक्लोपीडिया भी है। अर्नोल्ड को मैंने बहुत देखा कि किस तरह से एक लक्कड़हारे का बेटा होते हुए, एक डॉक यार्ड में काम करते हुए वो एक बॉडी बिल्डर बने। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया का। उसके बाद वो एक एक्टर बने, एक्टर बनने के बाद वो गवर्नर बने एक स्टेट के, और आज वो क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। तो वही मेन चीज है कि अपने अगर मेंटोर को अगर आप पकड़ के रखते हैं, जैसे माउंटेनियर की बात बताऊं तो गौरव शर्मा जी जो हैं फर्स्ट माउंटेनियर हैं जो कि एवरेस्ट पे गए हैं, वो मेरे मेंटोर हैं बहुत बड़े। वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं। वो हमेशा मुझे कहते हैं पंकज तुम में कुछ लगन है, तुम कुछ अलग करोगे। इसलिए आप मानेंगे हम यूनम ट्रिप पे गए थे 20,101 फीट, जहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था। सरकार की तरफ से जाने वाला इकलौता व्यक्ति जिसको कि स्पेशल CL मिली थी सचिवालय की तरफ से। तो मैं कह रहा हूं कि आपके इरादों में वो बुलंदी चाहिए, मंजिल कोई भी ऊंची नहीं है। ये बहुत जरूरी और बहुत अच्छी बात बोली। आपके इरादों में मजबूती चाहिए, मंजिल कितनी भी बड़ी हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर इरादे मजबूत हैं और मन में हौसला है तो फिर बहुत आसानी से किसी भी सफर में जाया जा सकता है और किसी भी मंजिल को पाया जाता है, क्योंकि वो भी वो व्यक्ति होगा, पहला व्यक्ति जिसने ये सपना देखा होगा, ये उम्मीद जगाई होगी कि मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ूंगा, और वो चढ़ गए। आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर 101.2 FM, जयपुर का आमिर चैनल। हेलो जयपुर, हेलो जयपुर, हेलो जयपुर। 101.2 FM हेलो जयपुर में हूँ पंकज आपके साथ। एक प्रोग्राम जो है खास मुलाकात, और आज हमारे साथ हैं खास व्यक्तित्व। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं हेलो जयपुर, और पूरा जयपुर कह रहा है हेलो पंकज, क्योंकि क्या होता है हमारे शहर में कोई एक ऐसी व्यक्तित्व हो, एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके से हम अक्सर हमारे खास प्रोग्राम्स के द्वारा आप सबसे रूबरू कराते हैं ऐसी ही शख्सियतों से जो हमारे आसपास ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं छुपी हैं। तो उन खजानों में से हीरो को निकाल के लाना और फिर उनकी चमक से औरों को भी रोशन करना, ये एक छोटा सा हमारा मकसद। सर, आपकी स्टडी और करियर के बारे में अगर बात करें, क्या भविष्य में आगे के प्लान्स हैं, किस तरीके से ये सफर चलने वाला है? देखिए, मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि मैंने फार्मेसी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से किया, लेकिन मीनवाइल मैं उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाया क्योंकि अचानक से फादर की डेथ हुई और मुझे आना पड़ा जॉब में, जबकि मैं टॉपर था। उसके बाद फिर हम जब जॉब में आ गए तो लगा कि 12th पास हैं, कल को शादी होगी तो क्या होगा, तो इसलिए हमने ग्रेजुएशन कर डाली। जब ग्रेजुएशन की उसके बाद फिर ये हुआ कि जब 2007 में सब इस भीड़ भाड़ से दूर हमने सोचा कि चलिए एक बार RAS के एग्जाम देते हैं, IAS के एग्जाम देते हैं। तब हमने तैयारी शुरू की और IAS मेंस दिया और RAS मेंस दिया, दोनों के मेंस दिए। और वो सब में भी सचिवालय का जो साथ था, मेरे साथियों का जो साथ रहा, वो बहुत बेहतरीन रहा। उस समय मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्टेड था और हमारे जो सर थे वेंकट रमणी जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वो हमेशा हमें समय दिया करते थे पढ़ने के लिए। जैसे कि आज भी हमारे जो छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन जो भी अभी नौकरी में हैं, अगर वो किसी भी नौकरी के लिए या आगे बढ़ने के लिए अगर तैयारी करते हैं तो हम उनको भरपूर समय देते हैं कि नहीं ठीक है, आप अपना काम समय से निपटाइए और अपना पढ़ाई कीजिए। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से हम दूसरों को इंस्पायर करते हैं और हमें दूसरों ने कॉपरेट किया, हम भी आगे वाले को कॉपरेट करें। तब मैंने IAS के मेंस के एग्जाम दिए। उसी समय मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था तो हिस्ट्री से मैंने मास्टरी की। उसके कुछ समय बाद लगा कि अपन योगा में मास्टरी करते हैं, तब मैंने जैन विश्व भारती लाडू से योगा में मास्टर डिग्री ली। और अभी प्रेजेंट के अंदर हम लोग PhD की प्लान कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी PhD कर लें। फ्यूचर का अगर मैं बात करूं तो देखो, फ्यूचर में सपने बहुत हैं। नौकरी अभी 17 साल की बाकी है, 2039 में मेरा रिटायरमेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद सीनियर DS तक तो मैं बन ही जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये है कि उसके साथ साथ मैं अभी समाज सेवा के काफी कार्य करता हूँ और सोचता हूँ कि जिस तरह से मैंने सचिवालय कर्मचारियों के लिए काफी काम किए हैं और आगे भी करने का इरादा है मेरा, इस समय जो चल रहा है वो सारा का सारा सीन जो चल रहा है वो चल रहा है युवाओं के ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे अगर हम युवाओं को
आगे इंस्पायर करेंगे और युवा इस देश को आगे लेकर के जाएंगे तो हमारा देश भी दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो हम भी चाहते हैं कि जब हम युवा हैं और हम में वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो अगर हमें मौका मिला तो इसलिए हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। जैसे हमने 1 तारीख को हमने हमारे जो निवाई है वहां पर हमने दूध का अभियान शुरू किया कि आप दारू को, शराब को छोड़िए और दूध से नाता जोड़िए, नए साल की जो शुरुआत कीजिए। अभी हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, अभी हम कुछ और भी इस तरह के इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं। हम जो भी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह हैं उसके अंदर हमारी एक टीम है, मेरा खुद का भी एनजीओ है जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे खुद के साथ भी। तो हम सब लोग यही काम करते हैं कि हम किस तरह से युवाओं को मोटिवेट करें। युवा जब मोटिवेट होंगे और युवा जब अपनी मंजिल को पाने के लिए अग्रसर होंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। बिल्कुल, आपकी सोच और आपके सपने बुलंद हैं और उम्मीद है कि ये सब जिस तरीके से आप आगे बढ़ते आए ये भी बढ़ते जाएं। लेकिन क्या होता है, सफर का साथी एक बेहद खास होता है जो हमको आमादा कर देता है कई बार कि एक अलग दुनिया में चले जाए। वो है गीत संगीत। जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं या उन सपनों को देख रहे होते हैं तो हर व्यक्ति, हर इंसान, हर मनुष्य के पास एक गीत होता है जिसके वो बहुत इंस्पायर होता है। जब भी वो सोचता है किसी के बारे में तो वो गीत जरूर आता है। ऐसा कोई गीत आपके जीवन में रहा हो कि जिसको आपने कभी गुनगुनाया और गुनगुनाते गुनगुनाते आपको लगा हो कि नहीं, ये तो मेरे को आगे बढ़ने की कमाल की प्रेरणा देता है? देखिए पंकज, गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को देवानंद साहब का हम दोनों फिल्म है, उसका एक गाना है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है और मैं हमेशा जब भी ऑन रोड चलता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं हमेशा वही गीत हमेशा गुनगुनाता हूँ। वैसे मैंने आज तक स्मोक नहीं किया, लेकिन फिर भी वो गाना है, उसमें ऐसे ही कुछ बोल हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगा कि ये जो धुआं है ये स्मोक वाला नहीं है, ये है टेंशन, ये टेंशन्स को रिलीज करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है हर चीज की दो साइड होते हैं। हमको हमेशा पॉजिटिव साइड सोचना चाहिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। जिस तरीके के इस गीत के बोल, उसी तरीके से हमको हमेशा हमारी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, टेंशन्स को दूर रखना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे आना चाहिए। सर, किस तरीके से युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी बहुत से युवा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत कुछ करने का जज्बा देख रहे होंगे और किसी की गाड़ी में ये शो चल रहा होगा, कोई घर पे बैठ के सुन रहा होगा, कोई जिम में भी ये गाना सुन रहा होगा और आपकी बातें सुन रहे होंगे। तो किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे कि एक लंबी जर्नी है, कि उसका सार क्या है? देखिए, युवाओं को पंकज मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं और मैं फिर से, क्योंकि अभी मैं भी युवा हूं, आप अपनी जिंदगी में जो भी चीज करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, सिर्फ उनको एक कागज पे लिख डालिए, अपनी जो डायरी बनाते हैं उसमें लिख डालिए और डायरी में लिखने के बाद आप सिर्फ ये देखिए कि कौन सा सपना मुझे किस तारीख तक पूरा करना है, उसके अनुसार आप उस मेहनत में लग जाइए। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है। वो एक कहा करते थे, एक शायर ने कहा था कि अगर आप किसी से मोहब्बत करें तो शिद्दत से करें कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाए। तो मोहब्बत किसी लड़की से नहीं, मोहब्बत उन चीजों से, वो अपने सपनों से कीजिए जो आपको चाहिए अपने जीवन में। अगर वो शिद्दत से अगर आप मोहब्बत करेंगे अपने जीवन में तो वो सारी चीजें आप तक पहुंचेगी और आपको मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, और विश्वास बेहद जरूरी है, खुद पे भी, अपने सपनों पे भी और अपनी मंजिल पे भी। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए, इतनी इंस्पायरिंग, इतनी मोटिवेशनल और इतनी कमाल की बातें करने के लिए। और आई एम रियली श्योर जितने भी लोगों ने ये शो सुना होगा वो अपने सपनों के प्रति, अपने गोल के प्रति बिल्कुल सजग हो गए होंगे और उस मुस्तैदी के साथ तैयार होंगे, जिस मुस्तैदी के साथ एक सैनिक अपने लक्ष्य को भेजने के लिए तैयार रहता है, उसी तरीके से हम अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पंकज जी, और हेलो जयपुर FM 101.2 का भी, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पंकज कुमार, अधिकारी, माउंटेनियर, एक कलाकार, एक पूर्व अध्यक्ष, जितना भी कहा जाए उतना कम। और सुनते रहे 101.2 FM।
रहे